Hello students, welcome to the online classes. We discussed about the topic the French Revolution and idea of the nation in the last video in the part 1. This is part 2 and in this video I will discuss about the topic the making of nationalism in Europe. Under this topic there are a lot of subtopics. Every subtopic will be discussed in this video right now. So let's start the topic. The making of nationalism in Europe. यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण. How the nationalism, the ideology of nationalism get formed in Europe. How the ideology of nationalism get risen in Europe. यूरोप में राष्ट्रवाद की विचारधारा कैसे आई, वहाँ पर उसका निर्माण कैसे हुआ. जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर नॉट अ complete nation at that time. They were divided into small kingdoms, small territories. जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड एक कंप्लीट नेशन नहीं थे. जैसा कि आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड को वर्ल्ड मैप में देखते हैं कि जर्मनी का हिस्सा इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक है, अलग एक वो कंप्लीट नेशन है, एक संपूर्ण राष्ट्र है. और इटली को देखते हैं यहाँ से यहाँ तक है. स्विट्ज़रलैंड का मैप देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक उसका आधिपत्य है. उस टाइम ऐसा नहीं था. जर्मनी भी छोटे छोटे हिस्सों में बटा था, वही हाल इटली और स्विट्ज़रलैंड का भी था. ये 18वीं शताब्दी की बात है. एंड उनके जो रूलर्स थे वो ऑटोनॉमस थे. इट मीन्स देयर वाज अ ऑटोक्रेसी. मतलब जो रूलर थे उनके पास एब्सोल्यूट पावर थी, उनके पास एक कंप्लीट पावर थी, वो जो चाहते थे वो कर सकते थे. यहाँ तक कि जो जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड सभी यूरोपियन कंट्री हैं, उनका कल्चर भी लगभग मिलता जुलता है, परंतु बट ड्यू टू देयर autocratic system of ruling, their culture didn't match at that time. There are some important factors which are responsible for the rising of nationalism in Europe. These are the rise of new middle class, the spread of the ideology of nationalism, the spread of the ideology of liberalism, the new spirit of conservatism and Treaty of Vienna, the rise of revolutionaries, the rise of new middle class. This is the most important topic, and this class is most responsible for the rising of nationalism in Europe. And at that time the ideology of liberalism match with the एक दूसरे से मैच करती थी. इसीलिए नेशनलिज्म के बनने के लिए लिबरलिज्म भी रिस्पॉन्सिबल है. द न्यू स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड द ट्रीटी ऑफ वियना. मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. आई विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक इन अ एक्सप्लेन्ड वे. द राइज ऑफ रिवोल्यूशनरीज ने बड़ा ही रिस्पॉन्सिबल काम किया नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को यूरोप में लाने के लिए. सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. द एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास. सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वॉज अ डोमिनेंट क्लास इन द कॉन्टिनेंट. यूरोप में जो न्यू मिडिल क्लास था उसका जो उदय हुआ वो बाद में हुआ. उससे पहले वहाँ पे था एरिस्टोक्रेसी. एरिस्टोक्रेसी उस टाइम यूरोप में एक बहुत ही हाई क्लास माना जाता था. एरिस्टोक्रेसी का मतलब है कुलीन वंश. मतलब कि ग्रैंडफादर के पास वो ज़मीन थी, वो किसी जगह के शासक थे, वो किसी व्यापार को करते थे
उसी व्यापार उनके फादर के पास आया, फिर उसके सन के पास आया, ऐसे ऐसे सिस्टम चलता था। तो ये जो एरिस्टोक्रेसी थी, ये वाला वर्ग यूरोप में उस समय डोमिनेंट क्लास था, एक प्रभुत्वशाली वर्ग था। They owned estates and property both in countryside and town houses. In western and central parts of Europe, there was an emergence of commercial classes, whose existence was based on the production for the market. वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट, यूरोप के पश्चिमी और केंद्रीय पार्ट में हिस्सों में कॉमर्शियल क्लास का उदय हुआ। कॉमर्शियल क्लास कैन बी सेड एज अ मिडिल क्लास आल्सो, whose existence was based on the production for the market. जिनका एग्जिस्टेंस था, जो उनका अस्तित्व था, वो मार्केट पे ही डिपेंड था। जो प्रोडक्शन होता है मार्केट के लिए, उसी पे वो डिपेंडेंट थे, क्योंकि ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग बिजनेसमैन होते थे। उनका जब सामान बिकता था तभी वो अपने लिवलीहुड को आगे प्रोसीड कर सकते थे। इसीलिए देयर एग्जिस्टेंस वॉज बेस्ड अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ द मार्केट। Due to industrialization, the new social groups, a working class population and middle classes made up of industrialists, businessmen, professionals came into being. Industrialization, I mentioned about this word in the last video, also in French Revolution. So, industrialization was the dominant factor for rising of nationalism in Europe. इंडस्ट्रियलाइजेशन से ये हुआ, औद्योगिकीकरण से, कि नए मिडिल क्लास के कारण एक नए सोशल ग्रुप बना, जो वर्किंग क्लास, जो मजदूर थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, फैक्ट्रियाँ लगाई गई, उद्योग स्थापित किए गए, तो उनमें काम करने के लिए वर्कर्स की आवश्यकता हुई। तो एक नया वर्किंग क्लास पॉपुलेशन बना, एक नया वर्किंग क्लास बना। एंड मिडिल क्लास बना, जो उद्योगों को चलाते थे, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे, बिजनेसमैन थे, उनके प्रोफेशनल्स थे, वो अस्तित्व में आए। इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी गेन पॉपुलैरिटी। जो शिक्षित लोग थे, लिबरल मिडिल क्लास, उदार मिडिल क्लास था, उसके कारण जो नेशनल यूनिटी थी, राष्ट्रीय एकता थी, इट गेंड पॉपुलैरिटी, उसने लोकप्रियता हासिल की। मतलब मिडिल क्लास के उदय से क्या हुआ कि इसमें ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग एजुकेटेड होते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं नौकरी करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं वो बिज़नेस करते हैं, तो उनको एजुकेटेड होना बड़ा ज़रूरी था। और जब हम एजुकेटेड हो जाते हैं, हमारी थिंकिंग डिफरेंट हो जाती है अदर पर्सन्स से। इसीलिए जो मिडिल क्लास था, उसने उसके उदय से आइडिया, जो नेशनल यूनिटी का विचार था, वो उसने लोकप्रियता हासिल की। द 3 फीचर्स ऑफ द क्लास ऑफ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी ऑफ यूरोप, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। During the mid-18th century, a landed aristocracy was a dominant class in Europe, both politically and socially. The members of this landed aristocracy was united by a common way of life that cut across regional divisions. They owned huge properties, big estates, both in rural and urban areas. जो एरिस्टोक्रेटिक थे, जो हाई क्लास वाले लोग थे, एरिस्टोक्रेटिक थे, वो प्रॉपर्टी खरीदते थे, शहरी इलाकों में भी, ग्रामीण इलाकों में भी, रूरल एरियाज़ में भी, अर्बन एरियाज़ में भी। देयर फैमिलीज़ वर टाइड टुगेदर बाई मैट्रिमोनियल रिलेशंस एंड दे विडेड मच पावर इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज़। वो इतने ज़्यादा ताकतवर क्यों थे, उसका एक और कारण था, जो उनकी फैमिलीज़ थी वो वैवाहिक संबंधों से बंधी हुई थी। वो हाई क्लास के लोग हाई क्लास में शादी करते थे दूसरे किंगडम्स में या अपने किंगडम में, तो वैवाहिक संबंधों के कारण उनकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाती थी, दूसरे किंगडम में उनकी पकड़ बढ़ जाती थी।
इसीलिए दे विडेड मच पावर इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज, वे अपने अपने देशों में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ रखते थे, यूज़ करते थे। न्यू मिडिल क्लास, अब उस मिडिल क्लास की बात करेंगे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण उदय हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन began in England in the second half of the 18th century, but in French and other parts of German states it occurred only during the 19th century. If its vague new social group came into being, a working class population or new middle class. जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ 18th सेंचुरी के बीच में, डेट वाज 1848, बट इन फ्रेंच, लेकिन फ्रांस और जर्मन स्टेट्स के अदर पार्ट में ये 19वीं शताब्दी में हुआ, जिससे एक नया सोशल ग्रुप बना, वर्किंग क्लास मतलब मजदूर, और मिडिल क्लास, जिसे हम न्यू मिडिल क्लास भी कह सकते हैं। मिडिल क्लासेस मेकअप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स। मिडिल क्लास जो है बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और प्रोफेशनल्स से मिलकर बना था। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर टिल लेट 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के अंत तक जो ग्रुप्स थे मिडिल क्लासेस के, उनकी संख्या कम थी, क्योंकि ये ग्रुप अभी नया नया ही बना है इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान, इसीलिए वो कम थे, मिडिल क्लास की संख्या कम थी अभी। इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस दैट आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन्ड पॉपुलैरिटी। जो मिडिल क्लास था उसमें ज़्यादातर एजुकेटेड थे, वो लिबरलिज्म को फॉलो करते थे, मतलब उदारवाद को मानते थे। इसीलिए जो नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता के जो विचार थे, राष्ट्रीय एकता की जो आइडियोलॉजी थी, उसने लोकप्रियता हासिल की। और साथ ही साथ मिडिल क्लास के उदय से क्या हुआ, जो एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम था, जो कुलीन वंश था कि ग्रैंडफादर के पास उनके बिजनेस था, वो बड़े आदमी थे, उनके बाद उसके फादर के पास आया, फिर सन के पास आया, ये वाला सिस्टम ख़त्म होने लगा मिडिल क्लास के उदय के कारण। अब लिबरल नेशनलिज्म, उदार राष्ट्रवाद, इसके बारे में बात करेंगे। लिबरल नेशनलिज्म, दैट इज फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल लॉ बिफोर द लॉ, ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। लिबरलिज्म इज द सोशल एंड मोरल फिलॉसफी फॉर द इक्वालिटी बिफोर लॉ, जिसमें लिबरलिज्म यही है जिसमें सबको समानता का अधिकार हो कानून के समक्ष, दैट इज लिबरलिज्म। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. न्यू मिडिल क्लास के लिए जो लिबरलिज्म हुआ, जो उदारवाद था, वो उन व्यक्तियों के लिए और उनके लिए समान कानून के लिए उनके पक्षधर था, उनके साथ खड़ा हुआ। उदारवाद की भावना यहाँ पर न्यू मिडिल क्लास के काम आई। और उस टाइम यूरोप में 19वीं शताब्दी के शुरुआत में जो यूरोप में नेशनलिज्म की भावना थी, राष्ट्रवाद की भावना थी, वो लिबरलिज्म के आइडिया से क्लोजली अलाइड, बहुत ही घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। इन फ्रांस, राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वॉज ग्रांटेड exclusively to property owning person. Men without properties and women were excluded from this right. In फ्रांस में जो वोट डालने का अधिकार दिया गया था 1719 में, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उस टाइम की बात है, और बाद में भी 1848 में भी
फ्रांस में कुछ रिफॉर्म्स हुए 18 और 19 सेंचुरी के बीच में, जब नेपोलियन का अंत हुआ उसके बाद। तो वहाँ की बात है, इन फ्रांस द राइट टू वोट एंड गेट इलेक्टेड वॉज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओइंग पर्सन। तो वहाँ पे राइट टू वोट मिला और ख़ुद वो चुन सकते थे स्टेट्स जर्नल को। वहाँ के जो सिस्टम था, वहाँ के अधिकारियों को खुद चुनते थे फ्रांस के लोग। मेन विदाउट प्रॉपर्टीज़ एंड वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस राइट। लेकिन वो आदमी, मैंस, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, और पूरा वुमेन वाला ग्रुप, वहाँ की जो महिलाएं थी, और वो आदमी पुरुष जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, उनके पास ये अधिकार नहीं था। आइडियाज़ ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट इन द इकोनॉमिक स्फेयर, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इन इकोनॉमिक फील्ड इट गेव राइज टू डिफरेंट आइडियाज़। इकोनॉमिक फील्ड में भी लिबरलिज्म ने बहुत से विचारों को उदय किया। इट स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स। इट स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड एबोलिशन, जो उदारवाद था, लिबरलिज्म था, उसने बाज़ार की आज़ादी के लिए अपना पक्ष रखा। मतलब बाज़ार में आज़ादी चाहता था, ज़्यादा सरकारी हस्तक्षेप का उसने विरोध किया। विचारवाद की भावना ने, उदारवाद की भावना ने, लिबरलिज्म ने। और उसने स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस को, जो सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते थे उस पर जो टैक्स लगते थे, रुकावटें आती थीं, उस सब को ख़त्म करने का काम किया उदारवाद ने, लिबरलिज्म ने। द न्यू कॉमर्शियल क्लासेस वर अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ हैविंग डिफरेंट करेंसीज एंड वेट्स and measures by different petty states, as they were proving hindrances and obstacles in the way of economic exchange. जो नया कॉमर्शियल क्लास आया, बिजनेसमैन थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो इस पॉलिसी के अगेंस्ट थे, इस पॉलिसी के खिलाफ थे कि जब वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, उनकी करेंसी बदल जाती है अपने ही देश में, और उनका जो माप तौल का मानक है, जो उनका स्टैंडर्ड है, वो बदल जाता है। इसी और उनको हर जगह टैरिफ बैरियर देना पड़ता है, सीमा शुल्क देना पड़ता है, जिससे उनके व्यापार में कई सारी रुकावटें आती थी। तो वो इस पॉलिसी के खिलाफ थे। इसका एक एग्ज़ाम्पल भी है, जब नेपोलियन था तब नेपोलियन ने अपने प्रशासनिक कार्यों द्वारा, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स के द्वारा कई सारे छोटे प्रदेशों से 39 स्टेट्स को मिलाकर एक जर्मन को फेडरेशन बनाया, जर्मन फेडरेशन, जर्मन महासंघ बनाया। इसमें सबकी अलग अलग नाप तौल और मुद्रा प्रणाली थी। मतलब हर राज्य का अलग सिस्टम था, उनकी अलग करेंसी थी, उनका अलग वेट का स्टैंडर्ड मेजर था। 1833 की बात है। 1833 में इसी जो जर्मन फेडरेशन बनाया गया, जर्मन महासंघ, इसी में 2 राज्य थे। एक का नाम था हैम्बर्ग और एक स्टेट का नाम था न्यूरेमबर्ग। क्षेत्र में जाकर अपना माल, अगर किसी व्यापारी को इस क्षेत्र में जाना हो, हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाना हो, तो एक बिजनेसमैन को 11 टैरिफ बैरियर से गुजरना पड़ता था। मतलब अगर एक राज्य से दूसरे राज्य जाना है तो बीच में जितने भी राज्य पड़ेंगे उतने टैरिफ बैरियर, उतने उनकी माप की प्रणाली, उसको 11 जगह से गुजरना पड़ता था। और प्रत्येक बार उसे 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। जितने 11 बार वो गुजरा और उसने जो भी सामान अपने साथ ले रखा है, हर जगह उसे 11 बार 5% करके नियरली उसे टैक्स देना पड़ता था। और हर जगह वहाँ का माप अलग था।
तो ये कारण था कि जो वहाँ के कमर्शियल क्लास था वो इस पॉलिसी के अगेंस्ट था। लिबरल नेशनलिज्म गॉट फर्दर स्ट्रेंथेंड when a custom union by the name of Zollverein was formed by the German states in 1834 which abolished tariff barriers। जो उदार राष्ट्रवाद था, लिबरल नेशनलिज्म था, वो और अधिक मजबूत हो गया जब एक कस्टम यूनियन बनाया गया जोलेवरिन के नाम से जर्मन स्टेट्स के द्वारा 1834 में, जिसने सभी प्रकार के टैरिफ बैरियर्स ख़त्म कर दिए। ये वाली दिक्कत ख़त्म हो गई कि हर जगह वेट बदल जाता है, हर जगह का शुल्क अलग है, हर जगह का करेंसी अलग है, सारा सिस्टम ख़त्म। द क्रिएशन ऑफ ए नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। जो नेटवर्क बनाया गया रेलवेज का, उसने और अधिक स्टिमुलेट किया, आगे बढ़ाया, गति पकड़ाई नेशनल यूनिफिकेशन की, राष्ट्रीय एकता को और बढ़ाने। अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। कंजर्वेशन का मतलब होता है कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवाद। इसकी डिफिनेशन है सपोर्टिंग द ट्रेडिशन अपोजिंग द रैपिड चेंजेस। सिंपल वर्ड्स में अगर आप इसे याद रखें, इसकी डिफिनेशन है सपोर्टिंग द ट्रेडिशन एंड अपोजिंग द रैपिड चेंजेस, दैट इज कंजर्वेटिज्म। इसका एक हिंदी में और वर्ड निकाल सकते हैं, अपरिवर्तनवाद। मतलब किसी चीज़ को चेंज ना करें, जो वर्षों से सदियों से चला आ रहा है रीति रिवाज, उसी को आगे जारी रखें। ट्रेडिशन को सपोर्ट करो, रैपिड चेंजेस को अपोज करो, यही है कंजर्वेटिज्म। तो एक नया कंजर्वेटिज्म आया 1815 के बाद। 1815 में 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपियन गवर्नमेंट वर ड्राइवन बाय ए स्पिरिट ऑफ conservatism. Conservatives believed that established traditional institutions of state and society like the monarchy, the church, social hierarchies, property and the family should be preserved. जो यूरोपियन गवर्नमेंट थी वह ड्राइवन बाय ए स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म, उसमें रूढ़िवाद आ गया, उसने रूढ़िवाद ने हटा दिया यूरोपियन गवर्नमेंट को। और कंजर्वेटिव्स जो थे, जो रूढ़िवादी थे, वो बिलीव करते थे कि जो पहले से स्थापित है ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, उनके जो ट्रेडिशन, उनका जो रीति रिवाज है, उससे संबंधित जो संस्थाएं हैं राज्यों की और सोसाइटी समाज की, जैसे कि मोनार्ची राजतंत्र, चर्च, सोशल हायरार्कीज का मतलब है सामाजिक ऊंच नीच। जैसे अपने यहाँ है हाई क्लास, लो क्लास, उसमें जो सामाजिक ऊंच नीच थी पहले, अब नहीं है, ऐसे वहाँ भी था। सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी, जैसे फ्रांस में जब हुआ सिस्टम रिवॉल्यूशन वाला, तो वहाँ पर प्रॉपर्टी पहले वहाँ के राजा चुनते थे, अब लोग चुनने लगे, तो ये प्रॉपर्टी वो फिर से पुराना वही सिस्टम लाना चाहते थे। एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व, उसको फिर से बनाए रखना चाहिए, मतलब वो पुराना सिस्टम फिर से लाना चाहिए। जो रूढ़िवादी थे वो यही चाहते थे। द यूरोपियन पावर्स लाइक ब्रिटेन, रशिया एंड ऑस्ट्रिया हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन, यूरोपीय शक्तियाँ जैसे ब्रिटेन, रूस, रशिया, ऑस्ट्रिया, जो सब ने मिलकर नेपोलियन को हराया था, वियना में मिले और एक सेटलमेंट बनाया यूरोप के लिए। द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक। दे ड्रॉ ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट नाम है, आपके ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। हु चेयर्ड द मीटिंग ऑफ वियना in 1815? Then your answer will be
Austrian Chancellor Duke Metternich. So this was the conservatism after 1815. Major points of Treaty of Vienna, very important point. Treaty of Vienna क्या है? So there are points. The Bourbon dynasty, which had been deposed during the French Revolution, was restored to power. जो बर्बन डायनेस्टी फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय उखाड़ फेंक दी गई थी, हटा दी गई थी, उसको फिर से सारी शक्तियाँ दे दी गई. वॉज रिस्टोर्ड टू पावर. फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन. मतलब फ्रांस ने, जब वहाँ नेपोलियन का शासन था, तब उसने जो जो राज्य पर कब्जा किया था उस सब को फ्रांस को खोना पड़ा. अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट इट्स एक्सपेंशन इन फ्यूचर. मतलब फ्रांस की सीमाओं पर, फ्रांस के बॉर्डर्स पर नए नए राज्य बनाए गए, जिससे फ्रांस के विस्तारवादी नीति को रोका जा सके भविष्य में, फ्यूचर में. Prussia was given important new territories on its western frontiers, while Austria was given control of northern Italy. प्रशिया को उसको नए प्रांत दिए गए, नई टेरिटरी दी गई उसके पश्चिमी सीमा रेखा पर, और ऑस्ट्रिया को नॉर्थर्न इटली का कंट्रोल दिया गया कि आप नॉर्थर्न इटली संभालिए. वियना की संधि में हुआ. German Confederation of 39 states that had been set up by Napoleon was left untouched. जो जर्मन कॉन्फेडरेशन, जो जर्मन महासंघ बनाया गया था 39 राज्यों का, जिसका मैंने अभी आपको एग्जाम्पल भी दिया, वो जो नेपोलियन ने बनाया था was left untouched. उसे अछूता छोड़ दिया गया, उसमें उन्होंने कोई चेंज नहीं किया. In the east, Russia was given part of Poland, while Prussia was given a portion of Saxony. मतलब ईस्ट में रूस को पोलैंड का हिस्सा दिया गया और प्रशिया को सैक्सनी का पार्ट दिया गया. The main intention of the Congress was to restore the monarchies that had been overthrown by Napoleon and create a न्यू कंजर्वेशन ऑर्डर इन यूरोप. जो कांग्रेस बनाई गई थी वियना में, मतलब जो संघ था, उसका मेन इरादा यही था, मेन इंटेंशन यही था कि वो जो नेपोलियन ने सब हटा दिया था सिस्टम, तो फिर से न्यू स्टोर किया जाए, फिर से रिस्टोर किया जाए और यूरोप में एक नया रूढ़िवाद लाया जाए, न्यू कंजर्वेटिज्म लाया जाए. कंजर्वेटिव रिजाइम्स सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक. जो कंजर्वेटिज्म था, रूढ़िवाद था, वो भी ऑटोक्रेटिक था. मतलब उनके जो शासक थे उनके पास एब्सोल्यूट पावर्स थी, मतलब उनके पास संपूर्ण शक्तियाँ थी. मतलब अगर वो सही करें तो अच्छा है, गलत करें तो सारी गलती उनकी. मतलब जैसे हमारे यहाँ है, कोई भी पद हो, किसी के पास संपूर्ण शक्तियाँ नहीं हैं, सभी शक्तियाँ बटी हैं. से कोई काम अच्छा होता है, कोई बुरा होता है. ऐसे वहाँ पर ये नहीं था, वो ऑटोक्रेटिक सिस्टम में चले गए. मतलब एक व्यक्ति को पूरी शक्ति दे दी, एब्सोल्यूट पावर दे दिया गया. इन इटली अ ग्रेट रेवोल्यूशनरी मैज़नी बट लिबरल नेशनलिस्ट्स अपोज द मोनार्चीज फॉर्म दैट नेशनलिस्ट ऑफ द वियना कांग्रेस एंड बिलीव्ड दैट द क्रिएशन ऑफ नेशनल स्टेट वॉज नेसेसरी. बाद में इटली के एक रिवोल्यूशनरी मैज़नी ने, जो भी आपका लास्ट पॉइंट होगा, तो उन्होंने मुद्दा उठाया. उसके पहले जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, उन्होंने मोनार्चियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का विरोध किया. मतलब जो राजतंत्र वहाँ पे फिर से लाया गया था, जो उदार राष्ट्रवादी थे, उन्होंने इसका विरोध किया. और उन्होंने वो विश्वास रखते थे कि एक नेशनल स्टेट बनाना बहुत ज़रूरी है, नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य. फिर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ हैड रिवोल्यूशनरीज स्प्रेड दियर आइडियाज़ इन मैनी यूरोपियन स्टेट्स आफ्टर 1815. मतलब
जब वियना की संधि हो गई तब रिवोल्यूशनरीज ने क्या किया, वो अपनी आइडियोलॉजी कैसे फैलाए यूरोप में 1815 के बाद। देन लेट्स सी इट्स आंसर। आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, because the spirit of conservatism had set in so many revolutionaries were underground. However, they found many secret societies to fight for liberty and freedom. नेपोलियन की हार के बाद 1815 में नेपोलियन की हार के बाद जो रूढ़िवाद था वो पूरी तरीके से फैल चुका था यूरोप में, और इसीलिए राष्ट्रवादियों को, नेशनलिस्ट्स को कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ा। तो थोड़े दिन शांत होना पड़ा, फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने कई सारी सीक्रेट सोसाइटी बनाई अपनी आज़ादी और स्वतंत्रता के लिए लड़ने को। इन इटली, अ ग्रेट रेवोल्यूशनरी मैज़िनी, आफ्टर बिकमिंग द मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ Carbonari, started a relentless opposition to monarchy and frightened the conservatives with his vision of democratic republic. सो मैंने पहले बात की थी मैज़नी की, इटली के एक क्रांतिकारी थे। जब ये कैर्बोनेरी एक ग्रुप था, सीक्रेट सोसाइटी थी, इसके जब मेंबर बन गए तब उन्होंने बहुत ही कठोर कड़ा विरोध किया, रिलेंटलेस अपोज किया राजतंत्र के खिलाफ, और इससे कंजर्वेटिव्स जो रूढ़वादी थे वो डर गए, क्योंकि जो मैज़नी था उसका विज़न था एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक राष्ट्र का। इसीलिए उन्होंने जो रूढ़वादी थे उनको डरा दिया अपने विज़न से। इन द जुलाई revolution of 1830 in France, the liberal revolutionaries overthrew the conservative Bourbon king Charles X and installed a constitutional monarchy there with Louis Philippe as its head. जुलाई में जो रिवोल्यूशन हुआ फ्रांस में 1830 में, उसमें जो लिबरल रेवोल्यूशनरीज थे ओवरथ्रू द कंजर्वेटिव्स बर्बन किंग चार्ल्स X। जो वियना की संधि में फैसला किया गया था कि जो बर्बन डायनेस्टी है जिसे हटा दिया गया उसे रिस्टोर किया जाएगा। तब जब 1830 में फ्रांस में फिर से जुलाई के महीने में क्रांति हुई, तब जो उदारवादी क्रांतिकारी थे, लिबरल रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने बर्बन किंग चार्ल्स X को उखाड़ फेंका, वहाँ से हटा दिया, जबरन हटा दिया, फोर्सफुली हटाया, और इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, एक संवैधानिक राजतंत्र बनाया, देयर विद लुइस फिलिपी एज इट्स हेड। उन्होंने लुइस फिलिपी को इसका हेड बनाया। जो गलती उन्होंने 17 में की थी, 1719 में, वो गलती यहाँ नहीं की। उन्होंने यहाँ पर एक आदमी को जिम्मेदारी दी कि आप इस स्टेट के हेड हैं। वो हेड थे लुइस फिलिपी। Such an act had a great impact on various other countries of Europe like Germany, Poland, Belgium and Italy also। जाहिर सी बात है, अगर किसी महाद्वीप में कोई ऐसा रिफॉर्म आएगा, बदलाव आएगा, जो उसके पड़ोसी देश हैं, जो उस महाद्वीप में आने वाले देश हैं, उन सब के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए जो जर्मनी, पोलैंड, बेल्जियम और इटली पर भी इसका प्रभाव पड़ा फ्रांस के कारण। इन 1848 देयर वॉज अनदर रेवोल्यूशन इन फ्रांस एज अ रिजल्ट ऑफ विच अ रिपब्लिक वॉज इस्टेब्लिश्ड। फिर एक रेवोल्यूशन हुआ 1848 में। 1830 में जब रेवोल्यूशन हुआ था तब वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची लाई गई, मतलब तब भी वहाँ मोनार्ची थी। अब वहाँ पर एक रिपब्लिक स्थापित कर दिया गया, मतलब उसे एक गणराज्य बना दिया गया। द विक्ट्री ऑफ रिवोल्यूशनरीज इन फ्रांस इनकरेज द लिबरल्स ऑफ अदर स्टेट्स आल्सो। जो क्रांतिकारियों की जीत हुई फ्रांस में कि वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक राष्ट्र बनाने में सफल हो गए, इससे जो और अन्य देश थे, अन्य राज्य थे, उनमें जो उदारवादी थे, उनमें जो राष्ट्रवादी थे, उनको इनकरेजमेंट मिला, वो और उत्साहित हुए इस काम को करने में।
we should not forget the Greek War of Independence, when a Greek revolutionaries started a war against Turkey and forced her to recognize Greece as an independent state in 1832 as a result of Treaty of Constantinople. हमें जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था उसे नहीं भूलना चाहिए, जब ग्रीक रिवोल्यूशनरीज ने एक युद्ध छेड़ दिया टर्की के खिलाफ और उसे टर्की को ये रिकॉग्नाइज मतलब ये महसूस कराने पर विवश कर दिया कि ग्रीस एक इंडिपेंडेंट स्टेट है 1832 में एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जो ट्रीटी हुई थी कॉन्स्टेंटिनोपल की. सो दैट वाज योर हेडिंग द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. नाउ योर हेडिंग ended now from here. So keep learning. Thanks for watching.